नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप मन लग तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपका आबकारी का एग्जाम हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद आपका उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और जहाँ पे आपने देखा है उत्तराखंड का जो करंट अफेयर होता है, चाहे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो पीसीएस के एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो उसमें आपका जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है, आर्थिक सर्वे होता है, और साथ में जो आपका बजट होता है, ठीक है। तो वहाँ से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बजट की वीडियो मैंने पहले करवा दी थी, अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे करवा रहा हूँ। इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही बन रहे हैं। और 2023-24 का देखिए, बजट जो होता है आपका अगले साल के लिए आता है, जैसे 24 और 25 का आया हुआ है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आपका लास्ट सरकार ने क्या किया, क्या अचीवमेंटें हुई, तो वो आपका एक इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो 2023-24 का आ चुका है। तो यहाँ पे A to 10 डिटेल में करेंगे। मैंने आपके नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आप इनको अगर ध्यान से वीडियो को सुनते हैं तो क्या होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी आपकी, और यहाँ से पूरे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर न्यू व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ही लास्ट में क्या करूँगा, मैंने जो वीडियो बनाई हुई है इसी में मैं डाल दूँ, मर्ज कर दूंगा। तो आप एक ही वीडियो के अंदर आपका इकोनॉमिक सर्वे और साथ में बजट दोनों आपका कवर हो जाएगा, जहाँ से एग्जाम में आपके पूरे साल अभी जो भी एग्जाम होंगे उत्तराखंड के, वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके ध्यान देना चीज़ों को। इकोनॉमिक सर्वे आपका 2023 और 24 का यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इसको देखेंगे। देखिए, सशक्त उत्तराखंड का जो है @25 इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो राज्य की दोगुनी आय क्या होनी वाली, राज्य की दोगुनी आय की यहाँ पे बात की हुई है, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आपका सेतु है, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं नीति आयोग जैसे है आपका, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, ऐसे ही आपका स्टेट लेवल पे एक सेतु करके एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, सेतु क्या काम करेगा। तो सेतु की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या रहेगी आपकी, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग यूके। जैसे आपकी नीति आयोग है, जैसे नीति आयोग आपने पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने का योजना आयोग जो था, उसको रिप्लेस करने के बाद इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। तो उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड योजना आयोग था उसका नाम चेंज करके, ठीक है, जो स्टेट योजना आयोग होता है उसको चेंज करके इसका नाम उत्तराखंड ने सेतु कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्म पूछेगा तो इसको आप याद रखना। देखिए, अब हाउस ऑफ हिमालयाज करके एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें स्थानीय उत्पादों को क्या करना है, इसका मेन कारण की पूछेगा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के अंदर क्या इसका मेन मोटो क्या है, ठीक है। तो स्थानीय उत्पाद जो होते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करना और साथ में पैकेजिंग करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हेतु अम्ब्रेला ब्रांड है, क्या एक आपकी एक अम्ब्रेला ब्रांड है, ठीक है, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पीडीएफ वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, राज्य की आय व लोक वित्त। अब देखिए, जो राज्य का आय होती है तो उसमें लोक वित्त कहाँ से क्या आता है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहला है जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्वोच्च होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा, सर्वोच्च होगा यहाँ पे, ठीक है। सर्वोच्च मापदंड यहाँ पे क्या क्या है। अब ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो जीडीपी में उत्तराखंड का किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा यहाँ पे उनका क्या है कि कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो 2023 और 24 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए, तो प्राइमरी सेक्टर का कितना है, 9.99% है। सेकेंडरी सेक्टर का है 46.86% है। और जो आपका टर्सरी सेक्टर होता है, ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर के अंदर हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर हमारा सर्विस सेक्टर वगैरह जो आता है उसको टर्सरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो 43.17%। अब सबसे ज़्यादा पूछेगा कि उत्तराखंड के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का है। किसका है, आपका सेकेंडरी सेक्टर का है, ठीक है। कितना है आपका, 46.86%। ये क्वेश्चन याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा, इस डेटा को आप याद रखना, ठीक है। चलिए, अगला है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे हम प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्र के बारे में, ठीक है। देखिए, अब प्राथमिक क्षेत्र कितना था हमारा, 9.9% था हिस्सेदारी है यहाँ पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसके जो उप क्षेत्र हैं, सर्वाधिक योगदान का क्रम सबसे ज़्यादा किसका होगा। देखिए, प्राथमिक सेक्टर के अंदर आपका एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कृषि होगा सबसे ज़्यादा, साथ में वानिकी लट्ठा, पशुपालन, खनन और मत्स्य पालन। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, पहले तो पूछेगा कि उत्तराखंड के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो आपका द्वितीय सेक्टर का है, जिसको हम विनिर्माण सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। अगर ये पूछेगा कि प्राथमिक सेक्टर जो है आपका कृषि सेक्टर है, जो उसके अंतर्गत किसका सबसे ज़्यादा है, कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा किसका है, कृषि का सबसे ज़्यादा है, वानिकी का है। अगर प्राथमिक क्षेत्र के सबसे ज़्यादा का योगदान पूछेगा जीडीपी में, तो वो आपका द्वितीय सेक्टर का है। बट अगर पूछेगा कि प्राथमिक सेक्टर में किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे कृषि का है, वानिकी का है, पशुपालन का है, खनन का है, मत्स्य का है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आजकल क्वेश्चन क्या हो रहा था, डेप्थ में पूछ रहा है, तो क्या पता यहाँ से अंदर से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, चलो इसके बाद आगे देखते हैं, हम द्वितीय सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 46.84% है जीडीपी के अंदर, ठीक है। इसको विनिर्माण कहते हैं। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, विनिर्माण, निर्माण,
विद्युत गैस, जल आपूर्ति, ठीक है, ये इसके अंदर के, अगर सेकंड के अंदर पूछेगा तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। अब आता है आपका यहाँ पे तृतीय क्षेत्र की बात आती है, ठीक है, जिसका कंट्रीब्यूशन है 43.17%। अब इसके अंदर देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, व्यापार, होटल और जलपान। आपने देखा होगा उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है मोस्ट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो आपकी पर्यटन के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। फिर आपका परिवहन आ जाएगा, भंडारण, संचार व प्रसारण, स्वास्थ्य संपदा, आवास, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन और वित्तीय सेवाएं, ठीक है। इसको एक बार देखें ना, आपको यहाँ से आइडिया आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एग्जाम में आप जैसे ऑप्शन मिलते हैं तो आप इजीली वहाँ पे क्या करेंगे, इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बार आपको देखना जरूरी होता है, तो एक बार इसको देख लेना आप लोग। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछेगा कि उत्तराखंड की जीडीपी में अनुमानित कितनी है जीडीपी, ठीक है। तो ये कितने रुपए है आपको, 3,46,206 करोड़ रुपए। कितनी है, 3,46,206 करोड़ रुपए, ठीक है। और विकास दर का अनुमान पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से डायरेक्टली डेटा पूछेगा। उत्तराखंड में ज़्यादा डेटा पूछा जाता है, तो वो बोलेगा कि उत्तराखंड का विकास दर का अनुमान कितना है, तो 7.58% है, ठीक है, इसको भी याद रखना। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय है, अगर इससे पहले की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो आपकी 2,33,000 के आसपास थी, ठीक है। पर अभी जो अनुमानित बोला गया है प्रति व्यक्ति आय, इसका टारगेट है, तो ये बोला गया कि जो प्रति व्यक्ति आय होगी आपकी पर कैपिटा इनकम, वो 2,60,201 रुपये अनुमानित की गई है, ठीक है। लास्ट ईयर जो थी आपकी 2,33,000 थी। इसको याद रखना, ये भी आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अनुमानित आय धीरे धीरे बढ़ रही है उत्तराखंड की, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि किस कहाँ पे है, आगे देखेंगे हम, सबसे ज़्यादा हरिद्वार की है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे हम इसको देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है जनपदवार जीडीपी आंकड़े। अब ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जनपदवार जीडीपी आंकड़े दिए हुए हैं 2021 और 22 के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जो आंकड़े हैं वो आपका हरिद्वार में है, दूसरा उधम सिंह नगर, तीसरा देहरादून, चौथा नैनीताल। देखिए पहाड़ी राज्य नहीं है, जितने भी मैदानी आते हैं उनकी जो जीडीपी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हरिद्वार पहला, उसके बाद उधम सिंह नगर सेकेंड, देहरादून थर्ड और नैनीताल आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और चौथा आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। जनपदवार जीडीपी के आंकड़े सबसे ज़्यादा कहाँ है, हरिद्वार में है, उससे कम आपका उधम सिंह नगर में है, उससे कम आपका देहरादून में है, फिर उससे कम आपका नैनीताल में है। अगर पूछेगा सबसे कम किसका है, सबसे कम रुद्रप्रयाग का है, फिर आपका बागेश्वर का है, चंपावत का है, फिर उत्तरकाशी का है, ठीक है। ये ऑर्डर पूछ लेता है, इसलिए इसको देख ध्यान देना, तो बोलेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाइए। अब देखिए जनपदवार प्रति व्यक्ति आय की यहाँ पे बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए जनपदवार प्रति व्यक्ति आय की मैं बात करता हूँ, तो 2021 और 22 के अकॉर्डिंग इन्हें दिया हुआ है, तो कितनी थी आपकी, 2,05,246 थी, ठीक है। जिसमें सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कहाँ पे है आपकी, हरिद्वार में है, फिर आपके उधम सिंह नगर में है, देहरादून में है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा है क्या है, राज्य में यही है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। आपके जो मैदानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी आपकी इस एरिया में रहती है उत्तराखंड की, 50% जो पॉपुलेशन है आपकी वो यहीं पे रहती है, इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ठीक है। अब पूछेगा कि सबसे कम जनपदवार प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ पे है। देखिए सबसे कम, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ है सबसे कम रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। दूसरा आपका बागेश्वर में है, फिर आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, चौथा आपका टिहरी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और टिहरी, ठीक है। सबसे कम यहाँ पे है और सबसे ज़्यादा आपकी हरिद्वार नगर में है, ठीक है। अब देखिए 2000 यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 2021-22 अंतिम अनुमान के अनुसार 3 क्षेत्रों के आधार पर, तीनों जो क्षेत्र हैं हमारे, ठीक है, तीनों जो क्षेत्र हैं उनमें जनपदवार रैंकिंग यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये मैं आपको एक एक करके करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो जी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ऊपर कौन है प्रति व्यक्ति जो प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए अब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है, आप इसे याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, आप खुद ही सोचिए प्राथमिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कृषि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ पे होती है, पहाड़ों पे तो ज़्यादा कृषि होती नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारी कृषि कहाँ पे होती है, उधम सिंह नगर में होती है, हरिद्वार में होती है, देहरादून में होती है, क्योंकि नैनीताल में भी होती है, क्योंकि नैनीताल भी आधा पोर्सन क्या है उसका मैदानी आता है, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे याद करिए, आपको रटना नहीं है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ऊपर है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, फिर आपका नैनीताल हो जाएगा। और सबसे नीचे बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, अब देखिए जो पहाड़ वाला एरिया होगा जहाँ पे कम खेती होगी, जो खेती के लिए ज़मीन कम होगी, तो वहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम होगा। तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी, ठीक है। अब आपको ये याद हो गया होगा। अब देखिए दूसरा सेक्टर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विनिर्माण किसको हम कहते हैं, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कंपनीज है हमारी, मैन्युफैक्चर चीज़ें होती हैं। अभी इसमें भी आइडिया लगाइए, पहाड़ों में तो होगा नहीं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, आपने सिटकुल वगैरह नाम सुना होगा, हरिद्वार के अंदर सुना होगा, कंपनियाँ ज़्यादा होती हैं, जॉब करने लोग जाते हैं। उधम सिंह नगर आपने देखा होगा, पंतनगर के आसपास कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। सेम है ऑर्डर, कुछ डिफरेंस नहीं है, प्राथमिक और सेकंड में
वही है टॉप पे। अब सबसे नीचे में कौन होंगे, जहाँ पे कंपनियां होंगी नहीं, जहाँ पे खास में देखिए बागेश्वर क्यों है, बागेश्वर में कितने नगर है, नगर के अंदर ही मोस्ट ऑफ तो विनिर्माण सेक्टर होगा ना। तो आपके देखिए बागेश्वर में सबसे कम नगर है, एक ही नगर। तो देखिए बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चंपावत। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाए। अब देखिए तृतीय सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं हम, सर्विस सेक्टर कहते हैं। अब देखिए सर्विस सेक्टर में अब एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा बैंक वगैरह कहाँ है, देहरादून में है ना। तो देखिए सबसे ऊपर देहरादून रहेगा आपका, उधम सिंह नगर रहेगा, हरिद्वार रहेगा, नैनीताल रहेगा। अब एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, चाहे प्राथमिक सेक्टर की बात करूँ, सेकेंडरी सेक्टर की बात करूँ या फिर तृतीय सेक्टर की बात करूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सबसे ऊपर कौन है, तो ये 4 जिले जो आपके मैदानी जिले हैं। देखिए सेम टू सेम है, बट हाँ ऑर्डर थोड़ा चेंज है यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में, बट आपका है ये 4 ही हैं। ठीक है, अब सबसे नीचे कौन होंगे, अब देखिए पहाड़ों पे जहाँ पे बैंकिंग सुविधा बहुत कम होंगी, तृतीय सेक्टर के अंदर जो होगा, देखिए रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और उत्तरकाशी। मोस्ट ऑफ ये 4 ही देखिए सब जगह कॉमन दिख रहा है। बागेश्वर कॉमन है, रुद्रप्रयाग कॉमन है, चंपावत कॉमन है और उत्तरकाशी कॉमन है। यहाँ पर भी देखिए रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, ये आपको सब कॉमन है। ये 4 आपको याद करने हैं, और एक बार ऑर्डर इसका देखना आप लोग। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजस्व प्राप्तियाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन रिसेंट में आपने देखा होगा, उत्तराखंड का एग्जाम पे हुआ था अभी, आई थिंक ईओ का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 2023-24 के अकॉर्डिंग राजस्व जो प्राप्तियाँ हैं वो कितनी है सरकार की। ठीक है, तो ये कितनी थी आपकी, 57,026 करोड़ रुपए। इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से डेटा आगे पूछ सकता है। ठीक है, बाकी मैंने अभी जो इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई थी, उसको मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, बजट वाली, आप उसको भी देखना, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बोलेगा कि राजस्व प्राप्ति में, कितनी वृद्धि हुई है आपकी, 9.63% वृद्धि हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये डेटा आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद करना पड़ेगा। अगला है राज्य कर में वृद्धि। अब राज्य कर में वृद्धि कितनी हुई है बात करेगा, तो ये हुई है 14.10%। आप इसको भी यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अब देखिए राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है, जिससे अभी आपका जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जीडीपी में राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये है राजकोषीय घाटा 2.61% है। ठीक है, ये मैंने बजट में करवाया हुआ है, अभी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, देखिए प्राथमिक घाटा कितना है, 0.83% है। ठीक है, अब देखिए राज्यों की प्राप्ति, अब राज्य की जो की प्राप्ति कहाँ से करती है। ठीक है, केंद्र सरकार से सबसे ज़्यादा, फिर उत्पाद कर से करती है, आय व परिसंपत्ति या फिर उत्पादन कर। सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति होती है राज्य की वो केंद्र सरकार से होती है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। उत्पादन कर, आय संपत्ति तीसरा हो गया, चौथा आपका उत्पादन कर हो गया है। ठीक है, चलो आपको ही क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के व्यय, अब जो राज्य सरकार है हमारी, उसकी जो व्यय, उसका जो व्यय है, ठीक है, वो व्यय कहाँ कर रहा है, सबसे ज़्यादा व्यय कर रहा है कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर। किस पे कर रहा है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर, जो आपको जो आपकी पेंशन वगैरह दी जाती है या फिर आपकी सैलरी वगैरह दी जाती है। अगला है आपका पूंजी के हस्तांतरण पर, किस पे कर रही है, पूंजी के हस्तांतरण पर कर रही है। थर्ड किस पे कर रही है, सकल पूंजी निर्माण पर, किस पे कर रही है, सकल पूंजी निर्माण पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, जो व्यापार है आपका, वैट है जो, तो वैट कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था, याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 2005 हो जाएगा। तो देखिए जो ऐप है 60% क्या है, राज्य की सकल है, कितना परसेंट आपका, 60% है। ठीक है, अब देखिए कृषि की गणना, अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, उत्तराखंड के अकॉर्डिंग पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो सीमांत कौन सा यहाँ पे जोत है भारत में, उत्तराखंड के अंतर्गत पूछता है। सबसे ज़्यादा 1 हेक्टेयर से कम है, सर्वाधिक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो पर्सन के अगर देखते हैं उत्तराखंड जो जहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे कम जो होता है सीमांत जोत है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जिसके पास भी 1 हेक्टेयर से कम जमीन जिसके है वो सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखिए सीमांत जोत पूछेगा क्या होता है, तो याद रखना जो 1 हेक्टेयर से कम होता है उसको सीमांत जोत कहते हैं, और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में आपका यही देखने को मिलेगा, सीमांत ज्योति। ठीक है, अगला है लघु जोत। अब पूछेगा लघु जोत क्या है, ये कभी क्या होता है, मैचिंग फॉलोइंग में पूछ लेता है या फिर डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, खासकर पीसीएस का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन डालता है। ठीक है, लघु जोत जो होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जो मध्य जमीन होती है उसको लघु जोत कहा जाता है। अब आएगा अर्ध जोत, जो अर्ध मध्यम जोत जो है वो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है, मध्यम जोत जो है 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है, और जो बृहद जोत है उसको जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होती है वो आपका बृहद जोत कहलाता है। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आपकी बृहद जोत है, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सीमांत जोत है। ठीक है, देखिए अब क्रॉपिंग पैटर्न, यहाँ से भी अभी आपका जो आबकारी का एग्जाम हुआ था वहाँ से भी पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में क्या होता है करके। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न का बारे में पूछ लेता है। तो देखिए राज्य में क्रॉपिंग पैटर्न जो है इसके अकॉर्डिंग 2021-22 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो होती है वो क्या है, गेहूँ है। क्या है सबसे ज़्यादा, गेहूँ है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और अगर 17-18 की बात करता हूँ तो 33% जो पोर्शन था वहाँ पे आपका गेहूँ था, जो कि अब घट के आके आ गया है 29% के आसपास आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपका धान जो चावल होता है वो 24% है, गन्ना 10% है और मडुआ 8% है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी के टाइम पे क्या हो गया है, गन्ना आपका 6% के आसपास आ गया है, 3% के आपका मडुआ है, और उसके बाद 29% पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए कुल दालें, अब पूछेगा कि दालों के बाद कुल दालें होती है 6%, सब्जियां होती है 5%, कुल तिलहन जो है आपका 3% है, और चारा क्या है 3% है। देखिए गेहूं बोलेगा 24%, धान गेहूं आपका 29%, धान आपका 24%, गन्ना 10%, मडुआ 8%। अब दालों की बात करेगा तो 6% में दालें हैं, सब्जियां जो है 5% के, फल और सब्जियां दोनों आती हैं 5% में आती हैं, कुल तिलहन 3% आता है, और चारा जो है आपका 3% के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि, जो पीएम किसान निधि क्वेश्चन पूछता है कि पीएम किसान सम्मान निधि कब आई थी, तो 1 दिसंबर 2018 को आई थी। इसका क्या है, ये क्या करता है, दो किसानों को इसमें इनके बैंक में ट्रांसफर करता है। ठीक है, डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, तो जो किसानों को यहाँ पे क्या कहा जाता है कि 2-2 हज़ार रुपये किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि पूरे साल भर उनको 6,000 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, किसानों को। अगला है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रिसेंट में अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन जो पैटर्न क्या हो रहा है, थोड़ा डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, नोडल विभाग पूछेगा। ठीक है, जो किसान जो पीएम किसान निधि है, इसकी जो नोडल विभाग इसका कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका कृषि विभाग है। कौन सा है, कृषि विभाग है। ठीक है, अब नोडल अधिकारी कौन होगा ये भी पूछ ले रहा है, तो सचिव होते हैं जो आपके आयुक्त राज्य परिषद के। ठीक है, तो ये आपका नोडल अधिकारी रहेगा किसका, पीएम जो किसान सम्मान निधि, इसके अंतर्गत। ठीक है, अब जो ग्रोथ सेंटर है 2011 की अधिसूचना थी, और नोडल एजेंसी क्या है, एमएसएमई विभाग, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मिनिमम सपोर्ट जो है आपका। ठीक है, चलिए अगला है मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, ये कब आई थी, 2020 और 21 में आई थी। ठीक है, यूके स्टेट मिलेट मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे मिलेट मिशन एक चीज़ है, जो 2023 था आपका, वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, उसको घोषित किया गया था। ठीक है, यूएन के द्वारा इंटरनेशनल मिलेट ईयर उसको घोषित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि यूके स्टेट मिलेट मिशन 2023-24 से लेके 2027-28 तक, इसके बाद 5 वर्ष के लिए है। ठीक है, रुपया कितना है इसके अंदर जो हुआ है, 75.17 करोड़ रुपये यहाँ पे दिए गए। और लक्षित मिलेट फसल है। अब मिलेट फसल क्या होती है, मोटा अनाज, मिलेट मतलब मोटा अनाज जो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, मडुआ प्लस सांवा, 2 चीज़ें हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी एक ये था कि सरकार के द्वारा उत्तराखंड के अंदर जो देखा जाए तो मिलेट मिशन के अंतर्गत जो चमोली है, सबसे ज़्यादा मिलेट के अंदर मडुआ उसके ऊपर इसने टॉप किया है। ठीक है, किसने, चमोली ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, जितना आसान है आपको मैं आसान बताना समझने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ पूछेगा, चीनी मिलें कितनी है उत्तराखंड में, तो टोटल 8 मिलें। कितनी मिलें आपकी, 8 मिलें हैं 2023 और 24 के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, तो आपको ऊपर जैसे हम आपने एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जनगणना पूछता है। ठीक है, हमारी जनगणना से भी जो होती है, जनगणना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको देखा होगा, जब भी आपने देखा होगा जनगणना के ऊपर लिख देता है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग और जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग, ये हमेशा क्वेश्चन डालता है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जैसे आपके जैसे यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे या बजट हमेशा पूछ लेगा कि उत्तराखंड का अगर बजट क्वेश्चन पूछेगा तो 2024 और 25 डाल देगा। इकोनॉमिक पूछेगा तो चाहे वो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पूछेगा, 2022-23 का पूछेगा, वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देगा। इसलिए मैंने भी आपके लिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको आप टेंशन मत लो कि हमें कौन सा पढ़ना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 2023-24 पूछा है, 22-23 पूछा है, 21-22 का पूछा है, वो आपको सबको वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए सरकारी मिलें कितनी है टोटल, यहाँ पे 8 सरकारी मिलें हैं। ठीक है, जिसमें 2 सरकारी हैं, चीनी मिलें 8 है, 2 सरकारी हैं, सार्वजनिक की 4 हैं, और निजी क्षेत्र की कितनी है आपकी, निजी क्षेत्र की आपकी 2 हैं यहाँ पे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी, 8 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2022-23 में और देखिए अगला है आप वर्ष 2022 और 23 में ओयानिक फसलें। अब देखिए ओयानिक फसलें के अंतर्गत पूछागा, देखिए सबसे ज़्यादा कितना है, फलों का है, कितना है 0.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, सब्जियां 0.58 लाख हेक्टेयर में, मसाले जो हैं वो आपके 0.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, और जो आलू की खेती है वो कितनी है आपकी 0.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है आपका, फसलों का है, किसका है, फसलों का है, फिर सब्जियों का है, फिर मसालों का है, आलू का है, फिर मसालों का है। ठीक है, देखिए अब जनपदवार हम देखते हैं, यहाँ पे फलों का उत्पादन होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, देखिए सर्वाधिक फसलों का उत्पादन फलों का उत्पादन पूछेगा, ये नैनीताल में होता है। आपने देखा होगा जो रामगढ़ वाला एरिया है आपका। ठीक है, रामगढ़ हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, भवाली हो गया, यहाँ पे क्या होता है, सेब वगैरह भी होते हैं, सब आड़ू वगैरह भी होता है, खुमानी होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा फलों का उत्पादन है वो नैनीताल में है,
फिर आपका उधमसिंह नगर में है, उत्तरकाशी में है, फिर हरिद्वार में है। अब देखिए जो उत्तरकाशी के अंतर्गत आपने देखा होगा अभी आबकारी में भी पूछेगा, जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट टू उत्पाद योजना थी, तो उसके अंदर यहाँ पे सेब ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सेब होते हैं, एप्पल होते हैं, तो इसको उसमें एक उत्पाद के 2 उत्पाद जो है, एक डिस्ट्रिक्ट 2 उत्पाद, उसमें भी सेब को उत्तरकाशी के अंदर पूछा गया था, मतलब ऐड किया गया है, और ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। सब्जियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा उधमसिंह नगर में हो रहा है, ठीक है, आप सबको पता है उधमसिंह नगर में सबसे ज़्यादा खेती वगैरह होती है, तो मतलब हेक्टेयर एरिया ज़्यादा है यहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है, चावल वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके गेहूँ भी होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जियों का भी उत्पादन ज़्यादा होता है। फिर हरिद्वार है सेकंड में, उत्तरकाशी है थर्ड में, टिहरी है आपका फोर्थ में। अब मसालों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा टिहरी में मसाले कहाँ होते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा मसाले जो होते हैं वो टिहरी में होते हैं, फिर आपका देहरादून में होते हैं, फिर नैनीताल में होते हैं, फिर चौथा आपका उधमसिंह नगर में होते हैं, ठीक है। देखिए फलों में नैनीताल टॉप पे, सब्जियों में टॉप पे उधमसिंह नगर, मसालों में टिहरी टॉप पे। अब पुष्प, अब फूलों की बात करेंगे तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, हरिद्वार में होते हैं, ठीक है। और आलू की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पे होता है, ये होता है आपका उधमसिंह नगर में होता है, ठीक है। उसके बाद उत्तरकाशी में होता है, फिर हरिद्वार में होता है, फिर आपका टिहरी में होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मेन में याद रख लो, ये सब फलों में नैनीताल, सब्जियों में उधमसिंह नगर, मसालों में टिहरी, फूलों में हरिद्वार, आलू के उत्पादन में उधमसिंह नगर। सब्जी और आलू, देखिए अब एक चीज़ याद है, यहाँ से एक चीज़ याद करवा रहा हूँ, ठीक बता रहा हूँ, सब्जी आलू सब्जी होती है आपकी, आलू में कहाँ उधमसिंह नगर है, और सब्जी में भी आपका उधमसिंह नगर है, क्योंकि यहाँ पे आलू अलग चीज़ है, आलू एक ओनली आलू की बात कर रहा है, सब्जी तो है ही, बट सब्जियों के अंदर आलू, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी आपका उधमसिंह नगर यहाँ पे रहेगा टॉप पे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्लस्टर, सबसे ज़्यादा क्लस्टर है, ठीक है, क्लस्टर भी बनाए गए हैं, तो देखिए क्लस्टर के बारे में, सर्वाधिक सब्जियों के लिए क्लस्टर है, ठीक है। ओवरऑल की बात करते हैं तो सबसे ओवरऑल में कहाँ पे सर्वाधिक, उत्तरकाशी में क्लस्टर है, फिर अल्मोड़ा में है, चंपावत में है, फिर आपके पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा ओवरऑल क्लस्टर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपके कहाँ पे है, उत्तरकाशी में बने हुए हैं, ठीक है। देखिए अब वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मत्स्य उत्पादन में न्यूज़ में, तो अब सबसे पहले 2002 में मत्स्य नीति जो लागू की थी वो उत्तराखंड के द्वारा ही की गई थी पूरे भारत में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, और 2022-23 में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन कहाँ पे हुआ है, आपका उधमसिंह नगर में हुआ है, फिर आपका हरिद्वार में हुआ है, देहरादून में हुआ है, और फिर आपका चमोली में हुआ है, ठीक है। टोटल उत्पादन कितना कर रखा है मत्स्य के अंदर, 7,324.81 मिलियन टन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। देखिए राज्य में मत्स्य उत्पादन हेतु उपलब्ध जल स्रोत, अब देखिए जो मत्स्य उत्पादन होता है वो आपका जल स्रोतों के अंदर ही का मत्स्य करेंगे, मत्स्य मछली वगैरह होगी, तो देखिए नदियाँ कितने किलोमीटर क्षेत्र में है, 2,686 किलोमीटर, प्राकृतिक झील के अंतर्गत जो है आपका 297 हेक्टेयर, बृहद जलाशय जो है आपके 20,587 हेक्टेयर, और तालाब और टैंकर के थ्रू 950 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी डेटा, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राज्य के प्रमुख शीतोष्ण फल, अब देखिए शीतोष्ण फलों के भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला आपका आ जाएगा सेब, शीतोष्ण फल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आड़ू, मतलब जो आपके पहाड़ में, शीतोष्ण कहाँ पे होता है, जो जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, ठीक है। फिर आपका नाशपाती हो जाएगा, और फिर हो गया प्लम, जो आपका प्लम होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे ज़्यादा जो फलों का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, आपका नैनीताल में होता है, कहाँ पे होता है, आपका नैनीताल में होता है, ठीक है। तो राज्य के प्रमुख समशीतोष्ण फल, अब देखिए शीतोष्ण फलों की भी तो हमने कर ली बात, अब यहाँ पे समशीतोष्ण की बात है, जो आपके मैदान के खासकर ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे गर्मी वाला एरिया है, ठीक है। तो इसमें आम पहले है, फिर नींबू है आपका, अमरूद थर्ड पे हो जाएगा, और चौथा आपका लीची हो जाएगा। अब लीची में देखिए आपकी जो देहरादून की लीची है वो उसको बहुत फेमस है, ठीक है, देहरादून की जो लीची है। अब देखिए सर्वाधिक कोल्ड चेन इकाइयाँ कहाँ पे हैं आपकी, उधमसिंह नगर में है, कितनी है, 22 है, और टोटल कितनी है उत्तराखंड के अंदर, 31 है। देखिए टोटल 31 है पूरे उत्तराखंड में, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, 22 है, वो कहाँ पे है, उधमसिंह नगर में है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि जो मेरिनो भेड़ है तो इसका आयात कहाँ से किया जा रहा है, कौन से देश से किया जाता है, इसको डायरेक्टली याद रखो, ये एग्जाम में पूछे जाएगा। तो इसको हम आयात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आयात मतलब आपका इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वहाँ से ले रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। वर्ष 2022-23 में राज्य में उत्पादित पशुजन्म उत्पादन कितना है, मतलब पशुजन्य उत्पादन है सबसे ज़्यादा, इसमें क्या है, आपका अंडे हैं, फिर दुग्ध है, फिर ऊन है, फिर आपका मांस है। देखिए पशुजन्य मतलब अंडे आपके जो पशु दे रहे हैं, फिर उसके बाद दुग्ध, ऑब्वियसली गाय भैंस से दूध आएगा, ऊन भेड़ वगैरह से हम ऊन निकालते हैं, फिर मांस भी, अब देखिए बकरे वगैरह जो कटते हैं तो ठीक है, या जो आपका मुर्गे वगैरह कटते हैं तो सब इसके अंदर मांस के अंतर्गत भी क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये सब पशुजन्म के अंतर्गत ही यहाँ पे आएंगे। चलिए गौट वैली की स्थापना, अब कुछ को बोलेगा कि गौट वैली की स्थापना कब की गई थी, तो 16 नवंबर 2022 को की गई है। कहाँ पे, रुद्रपुर में की गई है, नॉट रुद्रपुर, सॉरी रुद्रपुर याद था मेरा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ठीक है, ये आपके प्रथम चरण में सिलेक्ट किए थे, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है,
तो आप देखिए नरियाल गांव है चंपावत में एक, ठीक है, तो यहाँ पे है आपका पशु प्रजनन केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है सर्वाधिक दुग्ध समितियों की संख्या कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैनीताल में है सबसे ज़्यादा, फिर आपका उधम सिंह नगर में है, अल्मोड़ा में है, फिर आपका हरिद्वार में है, ठीक है। और उत्तराखंड की जो दूध के साथ जो दूध आता है वो आंचल ब्रांड से आता है, किस नाम से आता है, आंचल ब्रांड से आता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको याद रखना। जैसे गुजरात का अमूल है, ठीक है, तो वैसे उत्तराखंड का आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आंचल हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023, अब क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड जो पर्यटन नीति 2015 में भी आई थी, फिर अभी इसको कुछ संशोधन किया गया है 2023 के अंतर्गत, ठीक है। ये कब प्रभावी हुई थी, कब तक प्रभावी रहेगी, ठीक है, ये रहेगी 31 मार्च 2030 तक ये प्रभावी रहने वाली है। कौन सी, उत्तराखंड टूरिज्म जो पॉलिसी आई है 2023 की, ठीक है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देखिए जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है, ये कब से शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2022 का जो आपका पीसीएस का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी एक डेट पूछी गई थी। तो 1 जून 2002 से वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन जो आई थी, ठीक है। और 2023 और 24 के लिए सर्वाधिक लाभार्थी कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे टूरिज्म वगैरह आया था, टिहरी आया, नैनीताल और फिर आपका पौड़ी में सबसे ज़्यादा लाभार्थी यहाँ पे है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इस जो योजना थी इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टिहरी में, नैनीताल में, पौड़ी में लाभार्थी हैं, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, अब ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, ठीक है, आई थिंक वहाँ पे पूछा गया था कि उत्तराखंड की जो होम स्टे योजना है वो कब लागू की गई थी, तो 2018 में आई थी। और आपको पता है होम स्टे योजना आपने देखा है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अभी गांव-गांव में अब क्या हो रहे हैं, 2-2 3-3 कमरों के होम स्टे बन रहे हैं जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि उत्तराखंड में जो टूरिज्म की वजह से रोजगार काफ़ी अच्छे अवसर प्रदान हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अनुदान देखिए, अनुदान की 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अनुदान है 50%, ठीक है, 15 लाख के तक अनुदान कितना दिया है, 50% 15 लाख तक। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक पहाड़ी है और एक मैदानी, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैदानी के 25% के अंतर्गत आता है और ग्राउंड आपके जो मैदान है जो पहाड़ है वहाँ पे 50% का अनुदान है, ठीक है। अब देखिए ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे योजना, ये 2020 की है, ठीक है। अगला है देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि चारधाम यात्रा हमेशा न्यूज़ में रहती भी है, ठीक है। तो चारधाम यात्रा 2023 में सर्वाधिक श्रद्धालु कहाँ पे आए पूछेगा अगर, सबसे ज़्यादा केदारनाथ में आए थे, फिर आपके बद्रीनाथ में आए थे, फिर गंगोत्री में, फिर यमुनोत्री में, ठीक है। और इस साल भी देखा आपने जैसे चारधाम जो कपाट खुले उस पर बहुत सी ज़्यादा भीड़ आ गई थी, फिर सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिया गया कि उनको कंट्रोल करने के रेस्ट्रिक्शन बंद कर दिए गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जाए तो लास्ट ईयर कंपेयर में बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे पहुँच गई थी, ठीक है। तो इसलिए पूछेगा 2023 में केदारनाथ सबसे ज़्यादा आए, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर देखते हैं तो लोग केदारनाथ की फोटो वगैरह डालते हैं, फिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, फिर यमुनोत्री आपका, ठीक है। चलिए मानसखंड मंदिर माला मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है मानसखंड मंदिर माला मिशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसके अंदर 48 मंदिरों को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। टोटल 48 मंदिर टोटल लिए हैं, बट प्रथम चरण में कितने मंदिर को सिलेक्ट किया गया है, टोटल 16 मंदिरों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिए स्वदेश दर्शन 2.0, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही अभी कोलकाता से लेकर टनकपुर तक रेल भी आई जिसमें बहुत से टूरिस्ट वगैरह घूमने आए थे, ठीक है। जो मानसखंड पर्वतमाला मिशन जो चली है मंदिर माला मिशन, तो स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत सम्मिलित जिला है पिथौरागढ़ है और साथ में इसके चंपावत है, 2 जिले यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं इसके लिए अभी, ठीक है। इसको याद रखना, पिथौरागढ़ और चंपावत किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए स्वामित्व योजना उत्तराखंड सरकार में, स्वामित्व योजना के तहत उत्तराखंड का 2nd स्थान मिला हुआ है पूरे भारत में। और जो आईटी पॉलिसी थी आपकी वो 2018 की है, ठीक है। अब जो 1 लाइन टाइप है इनको भी देख लो एग्जाम में, चेंज यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में एसडीजी आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जो सतत विकास आपके गोल हैं इंडेक्स में शामिल कितने संकेतक हैं, 144 संकेत टोटल। देखिए एसडीजी जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपका 2030 तक पूरा करने का सरकार का मतलब पूरे विश्व का एक टारगेट है, उसमें टोटल 17 गोल हैं। कितने गोल हैं आपके, 17 गोल हैं। बट वर्तमान में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसके जो संकेत की बात कर रहा है, एक गोल अलग है एक संकेत है, तो 144 संकेतक है, ठीक है। इसको भी आप याद रखना। टॉप जिले की कौन कौन है इसमें रहे 2022-23 के अकॉर्डिंग, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर और आपका उत्तरकाशी रहा है, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग के अनुसार एमपीआई, ठीक है, एमपीआई क्या है जो, ठीक है, जो एमपीआई है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, याद रखना इसको एमपीआई, ठीक है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में सर्वाधिक जो प्रतिशत गरीबी से जो बाहर आए हैं, ठीक है, जो नीति आयोग इसको निकालती है डेटा, याद रखना। ये पूछेगा कि एमपीआई कौन निकालता है, ठीक है। तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत नीति आयोग ने जारी किया गया था, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा गरीब जो बाहर निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं, अल्मोड़ा से निकले हैं,
उत्तरकाशी से निकले हैं, चंपावत से निकले हैं और बागेश्वर से निकले। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। पूछेगा कि उत्तराखंड के अंदर नीति आयोग के डेटा के अनुसार एमपीआई इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गरीब बाहर जो निकले हैं उत्तराखंड में, वो आपके अल्मोड़ा से निकले हैं। ठीक है, मतलब अल्मोड़ा की पॉपुलेशन गरीबी से बाहर निकली है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, 2015-16 और 2019-20 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको भी आप याद रखना, इसके बीच में 4 साल के अंदर जितने बताया गया है। वर्ष 2019-22 में सबसे कम बहुआयामी गरीबी कहाँ पे है? देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ये भी आपका नीति आयोग से किया गया है। ठीक है, नीति आयोग याद रखना। तो सबसे कम बहुआयामी जो गरीबी है वो कहाँ पे है? देहरादून में। मतलब कहने का मतलब ये है कि देहरादून में सबसे कम गरीबी है। ठीक है, अब देखिए सारा, ये क्वेश्चन ही पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि अभी ये सारा करके एक प्लेटफॉर्म यूज किया गया है। इसकी फुल फॉर्म चलो आप लोग बताएंगे, सारा की फुल फॉर्म सर्च करना। ठीक है, क्योंकि कुछ आपके लिए भी होना चाहिए। तो देखिए, नवंबर 2023 में इसको शुरू किया गया है जलागम विभाग के द्वारा। किसने? जलागम। अब आप समझ गए किससे होगा ये? पानी के रिलेटेड कुछ होगा जलागम विभाग के जैसे। तो राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो देखिए इसका फुल फॉर्म है राज्य स्तरीय, ठीक है, मतलब स्टेट लेवल स्प्रिंग, ठीक है, एंड रिवर रिजुनेशन प्राधिकरण। ठीक है, अथॉरिटी जो होती है, एक ही रिजुनेशन अथॉरिटीज, प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नदियों प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण। इसका मतलब क्या है? सारा का पूछ लेगा, सारा की फुल फॉर्म पूछ लेगा, या बोलेगा कि सारा का जो मेन एम है वो किसके लिए है? तो नदी प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण है, और कौन इसको विभाग कर रहा है? जलागम विभाग इसको करेगा काम। ठीक है, अंतर्गत। अब देखिए, वायु गुणवत्ता केंद्र कितने हैं? मापन केंद्र जो है उत्तराखंड में कितने हैं? वो आपके टोटल 4 हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग है जो, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? देहरादून में है। राज्य का प्रथम ग्रेन एटीएम क्या है? ग्रेन एटीएम कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है, और उत्तराखंड 3rd स्टेट बना है पूरे भारत के अंतर्गत। ठीक है, इससे पहले आपका क्या था? हरिद्वार, उड़ीसा और, ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा, उड़ीसा और हरियाणा है। ठीक है, हरिद्वार नहीं है, हरियाणा। हरियाणा हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, और तीसरा कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन और उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, राज्य का खाद्य आयोग कहाँ पे है आपका? ये आपका देहरादून में है। और लीड बैंक पूछेगा कितने हैं? तो 0 3 कितने हैं? 3 है। कितने यहाँ पे? 3 है लीड बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बैंक शाखाएं हैं जो आपकी कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में 47%, अर्ध शहरी में 24% और शहरी क्षेत्र में 29% है। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्र में बैंकों का जो घटता क्रम है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वो SBI है, फिर PNB है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, ये 3 है, याद रखना। सबसे ज़्यादा क्या है आपके? SBI है। राज्य के उद्योग, जो राज्य के उद्योग, आप देखिए उद्योगों से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सिडकुल वगैरह स्थापना वगैरह की थी। तो देखिए बृहद उद्योग कितने हैं उत्तराखंड में? एक भी नहीं है। बड़े उद्योग उत्तराखंड में एक भी नहीं है। मध्यम उद्योग भी नहीं है एक भी। लघु उद्योग 23 हैं। कितने हैं? 23 हैं। और सूक्ष्म उद्योग कितने हैं? 4478 हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लघु और सूक्ष्म ही है, बृहद और मध्य नहीं है। ठीक है, राज्य निर्यात नीति, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो राज्य की निर्यात नीति है वो कब आई थी? 15 दिसंबर 2021 को आई हुई है। ठीक है, तो अक्टूबर 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सर्वाधिक निर्यात किस चीज़ का हुआ? ये क्वेश्चन भी देखिए, पीसीएस ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था 2022 और 23 के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा निर्यात क्या किया उत्तराखंड ने। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका केमिकल का था, बट अभी 2023 और 24 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो जो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह के, सबसे ज़्यादा यहाँ से वो बाहर भेजे गए, निर्यात किए गए। ठीक है, दूसरे में आपका केमिकल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उत्तराखंड में श्रम बल कितना है आपका? 60%। 2022 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो श्रम बल है 60% है। ठीक है, अब विदेश रोजगार, ये विदेश रोजगार कोस्ट कहाँ पे खोला गया है? आपका सहसपुर जो देहरादून में है, यहाँ पे है। रैंप योजना, अब रैंपा योजना का ये न्यूज़ में रैंपा योजना रहती है। ठीक है, तो रैंपा योजना की इसको जो सहायता कौन कर रहा है? रैंपा योजना को ये कर रहा है आपका वर्ल्ड बैंक। कौन सहायता कर रहा है? वर्ल्ड बैंक इसको सहायता कर रहा है, इस स्कीम को, जो आपकी रैंपा योजना है। ठीक है, तो रैंपा की फुल फॉर्म पूछेगा तो राइजिंग एंड SEC MSME प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रखना। अब क्वेश्चन पूछेगा प्रयाग पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो प्रयाग पोर्टल जो है आपका, वो आपका रोजगार से रिलेटेड है। ठीक है, और आउटसोर्सिंग पोर्टल है। क्या है आपका? एक आउटसोर्सिंग पोर्टल है। उसके बाद है हाउस ऑफ हिमालयाज, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज में है, का लोकार्पण कब किया गया? तो पूछेगा कि हाउस ऑफ हिमालयाज का लोकार्पण कब किया गया? 8 दिसंबर 2023 को एक लोकार्पण इसका किया गया था, इनोग्रेशन किया गया था, मतलब। ठीक है, इसको याद रखो, 8 दिसंबर 2023 को किया गया था। और देखिए इसके अंदर 6 और 7 जो दिसंबर के आसपास ही देहरादून के अंतर्गत, ठीक है, तो देहरादून के अंतर्गत आपका जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुई थी, ठीक है, वो भी यहाँ पे हुई थी। नरेंद्र मोदी जी इसमें अटेंड थे। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए स्थानीय उत्पादों की, ये जो हाउस ऑफ हिमालय किसके लिए है? स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए,
पैकेजिंग के लिए और ब्रांडिंग के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वर्ल्ड लेवल पे हमारे उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट जो उत्पाद वगैरह हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे पहचान मिलेगी इससे। ठीक है, अब देखिए REAP जो परियोजना है, इसका जो वित्तीय है ये आईफेडे करके, आईफेडे, ठीक है, आईफेडे करके एक संस्था है। ठीक है, तो ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के रिलेटेड इसको किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस लास्ट स्लाइड है हमारी यहाँ पे। UUSDA क्या है, 2008 में शहरी विकास के लिए नगरीय क्षेत्रों के अवस्थापन से संबंधित है। ठीक है, UIRUDP सहायता जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ADB, तो उत्तराखंड इंटीग्रेटेड एंड रिसाइलेंट अर्बन डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रखना क्या है आपकी, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड इंटीग्रेटेड एंड रिसाइलेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये शहरी विकास के लिए 2019 में इसको शुरू किया गया है। ULIP ये क्वेश्चन पूछेगा, ULIP सहायता कौन कर रहा है, इसको भी आपका ADBI कर रहा है। ठीक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो उत्तराखंड लाइबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रस्तावित है, अभी लागू नहीं हुआ है, प्रस्तावित हुआ है, अभी इसके काम करने से शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ADB ये तीन चीज़ें संस्था इसके लिए काम करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा तो ULIP जो है इसको सहायता तो ADB करेगा, भाई इसमें कौन कौन लोग काम करेंगे, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट करेगी, मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर जो उत्तराखंड की है, मतलब एक्सटर्नल अफेयर जो आपको पता है जो विदेश मंत्रालय होता है वो करेगा, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा। ठीक है, ये तीन है, इनको आप याद कर सकते हैं। PGI 2022-23 के अकॉर्डिंग यूके की रैंक कितनी है, 23 है, और 2021-22 के अकॉर्डिंग कितनी थी आपकी, 35 थी। ठीक है, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जो है आपकी, ये आपके हरिद्वार में है। आयुष नीति लागू की गई थी, जो आयुष नीति है वो कब लागू की गई थी, 2023 में, और कब तक रहेगी, 2028 तक रहेगी, इसको भी याद रखना, 5 साल के लिए। ठीक है, आयुष नीति 5 साल के लिए लागू की गई है। राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी, तो ये कहाँ पे है, ऋषिकुल आपका हरिद्वार में है। अपनी सरकार पोर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि अपनी सरकार पोर्टल के अंतर्गत कितनी नागरिक सेवाएं हैं, तो 768 सेवाएं, कितनी है, 768 सेवाएं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक CSC सेंटर, अब ठीक है, जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं आपके, जहाँ पे आप कुछ भी ऑनलाइन चीज़ें अपनी भरवाते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं अपनी, ठीक है, आधार कार्ड ये सब, तो आपके जो CSC सेंटर है वो कितने हैं आपके, देहरादून में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पे आपके, देहरादून में है, पूरे उत्तराखंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तो सरकार की तरह स्कीम चला गई कि हर एरिया में, हर मतलब छोटे छोटे गाँव में भी आपके एक CSC सेंटर होना चाहिए, जिससे कि चीज़ों को आसान बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और बन जाएगा, ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च देहरादून कहाँ पे है आपका, ये है, और ड्रोन पॉलिसी भी 2021 में आई थी, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा, ड्रोन पॉलिसी आई है उत्तराखंड के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे अपने लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बता दी हैं, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बन गई, एक दो बार आप चीज़ों को रिवाइज कर लेना, तो और मैं साथ में इसकी PDF भी उस पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो एक दो बार आपको पढ़ेंगे, आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इस स्लाइड को पढ़ने में, कितने आपके 8 पेज थे। ठीक है, टोटल आपके 8 पेज थे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये सब आपकी क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसके क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी बजट की वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है, तो बजट की वीडियो को इसमें मर्ज कर दे रहा हूँ, आपको देख के सकते हैं कि दोनों आपकी एक ही वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो इतना ही, आज के लिए इतना ही।